जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों रोज की तरह फिर लेकर आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर सेशन। दोस्तों इस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं आगामी एग्जाम से रिलेट करें तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास जो दिन रात मेहनत करके दोस्तों उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का। उनको जरूर यह सेशन शेयर कीजिए। अति इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आज का। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में। चलिए चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। माय डियर, आज का मोटिवेशनल थॉट है, सुन लीजिए, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे। ठीक है, देखिए, अभी भी वक्त है, वक्त को ना बेकार कर। ठीक है, अभी भी वक्त है, वक्त को ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर वार कर। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं आज के सेशन के प्रश्न। माय डियर देखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसिक होती है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है। ठीक है, तो पारसिक होती है। और याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वह भी दूरी का मात्रक है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ये सारे एसआई मात्रक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सीजीएस होता है, एमकेस होता है, एसआई होता है। ठीक है, तो इसमें एसआई मात्रक हैं। और वाट दोस्तों शक्ति का मात्रक है। ये सारे एसआई मात्रक हैं। ठीक है डियर, चलो देखो नेक्स्ट देखो, कुलाम आवेश का मात्रक होता है माय डियर। ठीक है, कुलाम आवेश का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झुकना दोस्तों कौन सा लॉ फॉलो करता है इस परिस्थिति पर। तो जड़त्व का नियम फॉलो करता है माय डियर। ठीक है, और यह जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था। यह भी ध्यान रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि जड़त्व का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो किसने किया था माय डियर, तो आज से याद रखिएगा। ठीक है, कि गैलीलियो ने किया था। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट देखो, बंदूक से गोली चलना। ठीक है, यह कौन से लॉ इस पर फॉलो करता है जब बंदूक से हम गोली चलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा लॉ फॉलो करता है माय डियर, तो एक्शन रिएक्शन अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया लॉ फॉलो करता है, जो यह न्यूटन का थर्ड लॉ है माय डियर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, एक फॉर्मूला है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में स्थित द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है माय डियर। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बड़ा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में, सॉरी दोस्तों, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। आपको द्रव्यमान दे देगा, त्वरण दे देगा। ठीक है, बल पूछ लेगा, आपको बल दे देगा, त्वरण दे देगा, द्रव्यमान पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये फार्मूला दे दे, एग्जाम में पूछ दे कि मतलब इस पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने की मशीन। ठीक है दोस्तों, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ठीक है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। और देखो, दूध से मक्खन निकालना। दोस्तों मैं इस प्रश्न का भी उत्तर यही है, और दूध से मक्खन निकालना इसका भी उत्तर यही है। अपकेंद्रीय बल पर दोनों ये काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। क्लियर डियर, चलो सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट है सेशन आज का। चलिए दोस्तों देखिए, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न 2021 में यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है। ठीक है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग बुकों से दोस्तों वही प्रश्न छांट के लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने की संभावना होती है। ठीक है डियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह पृथ्वी का गुरुत्व मान है, जी का मान है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बड़ा काम करता है, इसलिए इसका मान याद रख लीजिएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किसने किया था।
यह भी बार बार पूछा जाता है। तो केपलर साहब ने किया था, ग्रहों के गति संबंधित नियम प्रतिपादित केपलर साहब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में, सॉरी दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है, ऐसे प्रश्न। क्षमा चाहता हूँ, यह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है डियर, लिखने में मिस्टेक हो गया, टाइपिंग नहीं है। तो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। देखो, हम शादी विवाह में, बर्थडे में जो सेलिब्रेशन होते हैं दोस्तों, उसमें जो हम लोग डीजे यूज करते हैं, लाउड स्पीकर यूज करते हैं, तो हम लोग लाइट देते हैं ना, बिजली देते हैं ना, तो जो हम बिजली देते हैं और अगर कुछ हम बजाते हैं उसमें, तो देखते हो ना, हमें आवाज़ आती है। तो उससे क्या हम समझते हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, लाउड स्पीकर। क्लियर हो गया ना? चलिए, समझ में आ गया ना दोस्तों? तो टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है दोस्तों, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में माइक्रोफोन, देखो बात वही है, जो माइक्रोफोन है काम वही करता है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये मोटर, डायनमो, जो जनरेटर, डीजी, ये सब हम जब चलाते हैं माय डियर, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? देखो, वहाँ कहीं से हम लोग बिजली सप्लाई नहीं देते, ठीक है? तो जब डायनमो चलता है, ठीक है दोस्तों, जब डीजे में डीजे कह रहे हैं, डीजी, जो डीजी होता है चाहे जनरेटर होता है, ठीक है डियर, उसमें जो डायनमो चलता है तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है डियर, तो ये कई बार, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बल्ब। इसमें हम विद्युत देते हैं और यह हमें प्रकाश देता है, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम विद्युत दे रहे हैं, प्रकाश मिल रहा है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है बल्ब। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, भू-अस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? ठीक है, तो भू-अस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो 36,000 किलोमीटर पे। ठीक है डियर, ध्यान रखिएगा, 36,000 किलोमीटर पे। जो दोस्तों सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो इतनी ही दूरी पे चक्कर लगाते हैं अपने देश के, अपने भारत देश के ऊपर। ठीक है, जो सारी प्रतिक्रिया हमें मालूम चलती है, तूफान आने वाला है तो पता चल जाता है, भूकंप आने वाला है तो कुछ मतलब यंत्रों से, सैटेलाइट के माध्यम से, जो हम मैप देखते हैं इसी के माध्यम से, तो मतलब कई काम हैं इसके सैटेलाइट के, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, हमें अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है, जो साइंटिस्ट देते हैं इसी माध्यम से देते हैं। ठीक है डियर, चलिए देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको समझिए, पलायन वेग होता क्या है। देखो, यदि किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर हम इसको फेंकते हैं तो दोस्तों वो वापस नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये जाएगा और जहां निर्वात है, और ये दोस्तों हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और ऊपर ही चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है डियर, तो हम जो पलायन वेग होता है, इसी वेग से दोस्तों हम लोग भू-अस्थायी जो ग्रह, उपग्रह होते हैं, उनको हम भेजते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं इसी पलायन वेग से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे हमें सारी प्रक्रिया, भारत की, अपने देश की प्रक्रिया मालूम हो जाती है अग्रिम। ठीक है, तो ये होता है पलायन वेग। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है? तो माय डियर, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं सोचा इस सेशन में ये प्रश्न लाना अति मतलब हम इसको समझे कि दोस्तों ये सही होगा। ठीक है डियर, इस प्रश्न को इंक्लूड करना हमें अच्छा लगा कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे तो बहुत तेरे ऐसे यंत्र हैं जो दोस्तों अलग अलग मतलब मापते हैं, पर ये बार बार पूछा जा रहा था एग्जाम में, मैं सोचा आज इसी को इंक्लूड करता हूँ इस सेशन में। चलिए देखिए, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे कम होगा तब भी कम होगा इसका माय डियर, जो जल का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर कम होगा तो घनत्व कम होगा, इससे अधिक भी होगा तो घनत्व कम होगा।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से घनत्व अधिक होता है तब भी घनत्व कम होगा, अगर कम होता है तब भी घनत्व कम होगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ नोट्स बनाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये ना देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, नहीं डियर। अगर कोई भी एग्जाम हो, 25 क्वेश्चन अगर विज्ञान के पूछे जा रहे हैं तो उसमें 25 के 25 ही पूरा एकदम ऐसे नहीं दे देंगे कि पल्ले ही ना पड़े कोई एक भी क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक से होंगे। तो बेसिक भी क्वेश्चन है, यदि आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तभी तो वहाँ कर पाएंगे। बताइए, यदि छोटा भी प्रश्न है अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो वहाँ गलत करके आएंगे, ठीक है डियर। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है डियर। चलिए देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये केशिकातों के कारण होता है, ठीक है। लालटेन या लैंप में बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये केशिकातों के कारण होता है डियर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानी में तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो कम हो जाता है, ठीक है। पानी में तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका रीजन है गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि गर्म सूप से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पूरे हमारे जीभ पे फैल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, सोचा आज इसको इंक्लूड करते हैं इस सेशन में। चलिए, तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है माय डियर, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, आज से याद रखिएगा। चलिए देखिए, अल्फा बीटा गामा में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा में दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है, ठीक है। और अल्फा बीटा की खोज किए थे रदरफोर्ड माय डियर, और गामा किरण की खोज किए थे पाल बिलार्ड। ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आज से याद रहेगा ना। अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड और गामा किरण जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है माय डियर, इसकी खोज पाल बिलार्ड साहब ने किए थे, ठीक है। अब देखिए अपस्रव्य तरंगे, तो माय डियर जो अपस्रव्य तरंगे होती हैं, इसके आगे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 25 हर्ट्ज से, ठीक है, कम होती हैं, ठीक है डियर, 25 हर्ट्ज से कम होती हैं इसकी आवृत्ति। अब देखिए श्रव्य, जो श्रव्य तरंगे हैं माय डियर, यह 25 हर्ट्ज से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 25,000 हर्ट्ज, ठीक है डियर, इसके बीच इनकी आवृत्ति होती है। और आप ध्यान से सुनिएगा, यही आवृत्ति हम सुन सकते हैं, इसी के बीच श्रव्य तरंग हम सुन सकते हैं माय डियर, ना ही अपश्रव्य सुन सकते हैं और ना ही हम पराश्रव्य सुन सकते हैं, ठीक है। हम लोग श्रव्य तरंग सुन सकते हैं और श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 25 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज के बीच, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पराश्रव्य, आप ऐसे याद कर लीजिए ना, अप मतलब ऐसे कर लो, अप मतलब 25 से नीचे, ठीक है, परा मतलब 25,000 से ऊपर, और श्रव्य याद कर लीजिए कि श्रव्य ऐसा है कि श्रव्य हम सुनते हैं तो 25 से 25,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ हल्का फुल्का ट्रिक लगा लिया कीजिए, सारे प्रश्न रटने नहीं है, ठीक है दोस्तों। रटने से कितने प्रश्न याद कर लोगे? कोई 5 प्रश्न याद करने हैं आपको, 10,000-20,000 प्रश्न याद करोगे तब जाके 25 क्वेश्चन फंसा पाओगे एग्जाम में, ठीक है डियर। तो देखो पराश्रव्य, तो पराश्रव्य दोस्तों 25,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी आवृत्ति, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो दोस्तों, ये मैं प्रीवियस जो सेशन पढ़ाया था माय डियर, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैं सोचा क्यों ना इस प्रश्न को दोस्तों अगले सेशन में कवर कर दूं, ताकि मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर ये ना कहें कि सर ने ये गलती पढ़ाया और इसको दोस्तों अगले सेशन में कुछ बताया नहीं, ये गलत ही में हमको पढ़ा दिए। तो माय डियर क्षमा चाहता हूँ आपसे, इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है डियर, बहुत बहुत मतलब
इसके लिए मैं ग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि आपको मैं गलत पढ़ा दिया था उस दिन और मैं उसी सेशन में बताया नहीं। तो आज इस सेशन में बता रहा हूँ दोस्तों, यह नेशनल वाटरवे दोस्तों ये 16 नहीं है, ये 6 है। ठीक है डियर, नेशनल वाटरवे 6 है। ठीक है डियर, जो लखीमपुर से भंगा के बीच बना है और इसकी 121 किलोमीटर दोस्तों इसकी जो लंबाई है और ये 2016 में इसका निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, यही प्रश्न है, नेशनल वाटरवे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 6 दोस्तों जो लखीमपुर से भंगा के बीच बना पड़ा है माय डियर, वह 121 किलोमीटर दोस्तों इसकी मतलब लंबाई है। ठीक है, और 2016 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया ना। यही प्रश्न था, यही प्रश्न था दोस्तों जिसको मैं 16 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था माय डियर, मैं 16 बोल बैठा था, तो सॉरी दोस्तों। तो ये रहे आज के सेशन के प्रश्न। कैसा लगा आज का सेशन माय डियर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, और एक खूब अच्छा सा टॉपिक के साथ जो एग्जाम में उस टॉपिक से आए प्रश्न दोस्तों, वही टॉपिक लेके फिर आते हैं कल। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए राम राम भाई।